हेलो, आज हम पढ़ने वाले हैं सेक्शन 43 का रूल नंबर 4, शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर, जो चैप्टर नंबर 4 है हमारे मॉड्यूल का। उसमें रूल नंबर 4, ये टॉपिक इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि इसमें अभी रिसेंटली अमेंडमेंट आई है नवंबर 20 के लिए, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। तो क्या कहते हैं, अगर डिफरेंशियल वोटिंग राइट के इशू करने हैं शेयर्स हमें, तो उसके लिए क्या कंडीशंस है। नॉर्मल जो इक्विटी शेयर्स होते हैं उनमें डिविडेंड का राइट, वोटिंग का राइट दोनों मिलते हैं, लेकिन जो डिफरेंशियल वोटिंग राइट वाले शेयर्स होते हैं उसमें कई बार क्या होता है, डिविडेंड का राइट मिलता है लेकिन वोटिंग का नहीं मिलता, वोटिंग का मिलता है डिविडेंड का नहीं मिलता, कुछ परसेंटेज में मिलता है, तो समथिंग लाइक। तो डिफरेंशियल वोटिंग राइट के इक्विटी शेयर्स अगर इशू करने हैं किसी कंपनी को, तो उसके लिए क्या कंडीशन है। नॉर्मल 7 to 9 कंडीशंस हैं जो इसमें वो हमें फॉलो करनी होगी किसी कंपनी को, जब जाके वो इक्विटी शेयर्स इशू कर सकती है डिफरेंशियल वोटिंग राइट वाले। तो क्या कहता है, नो कंपनी लिमिटेड बाई शेयर्स शैल इशू इक्विटी शेयर विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट एज टू डिविडेंड वोटिंग या अदरवाइज अनलेस इट कंप्लाइज विद द फॉलोइंग कंडीशन। तो कोई भी कंपनी तब तक इशू नहीं कर सकती इक्विटी शेयर्स डिफरेंशियल वोटिंग राइट वाले जब तक कि वो ये कंडीशंस अप्लाई ना कर ले। क्या क्या कंडीशंस है। सबसे पहली कंडीशन है इसकी कि आर्टिकल में ऑथराइजेशन होना चाहिए। तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी ऑथराइज द इशू ऑफ शेयर्स विद डिफरेंशियल राइट्स। तो डिफरेंशियल राइट वाले शेयर्स आर्टिकल ऑथराइज करें। सबसे पहले एओए की ऑथराइजेशन चाहिए। ओके डन, एक कंडीशन हो गया। सेकंड कंडीशन, आपको ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। द इशू ऑफ शेयर्स इज ऑथराइज्ड बाय ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास्ड एट जनरल मीटिंग ऑफ द शेयर होल्डर। सबसे पहला क्या था, एओए में ऑथराइजेशन होना चाहिए। सेकंड, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करना है। और जो भी अगर इन केस ऑफ लिस्टेड कंपनी जिसके शेयर्स रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, वो कैसे पास करेगी, पोस्टल बैलेट के थ्रू। फर्स्ट आर्टिकल, सेकंड ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। थर्ड क्या कहता है, थर्ड कहता है द शेयर्स विद डिफरेंशियल राइट शैल नॉट एक्सीड 26%। ये वाला अब चेंज हो चुका है। अब इसकी जगह क्या आ गया है, इसमें अमेंडमेंट आई है, वो अमेंडमेंट इस सी क्लॉज में ही है। अमेंडमेंट क्या है, इसमें शेयर कैपिटल की जगह वोटिंग राइट हो चुका है, वोटिंग पावर, और ये 26% की जगह 74% हो चुका है। तो शेयर कैपिटल की जगह वोटिंग पावर आ गया है, वोटिंग पावर, और 26% की जगह 74% हो गया है ये। तो अब इसमें अब जो नया प्रोविज़न है वो क्या है कि वोटिंग पावर जो है डिफरेंशियल वोटिंग राइट को इंक्लूड करके वो 74% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसका मीनिंग क्या हुआ, सपोज ये इक्विटी शेयर्स है विद वोटिंग राइट और ये है इक्विटी शेयर्स विद डिफरेंशियल राइट, दोनों मिलके कंबाइन 100% हो गया। ये 100% हो गया। ये डिफरेंशियल वोटिंग राइट वाले हैं और ये नॉर्मल इक्विटी शेयर्स हैं विद वोटिंग राइट। अब टोटल 100% है, तो ये कहता है कि जो डिफरेंशियल वोटिंग राइट वाले शेयर्स हैं ये 74% से एक्सीड नहीं करने चाहिए टोटल के, इनकी वोटिंग पावर 74% से एक्सीड नहीं करनी चाहिए। और जब हम कैलकुलेट करेंगे तो दोनों में मिला के देखेंगे, डिफरेंशियल वोटिंग राइट इंक्लूड करके देखेंगे, तो 74% से वोटिंग पावर एक्सीड नहीं करनी चाहिए। ये था हमारा सी क्लोज। दूसरा अमेंडमेंट इसमें डी क्लोज में आया है कि डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। ये क्या कहते हैं, द कंपनी हैविंग कंसिस्टेंट रिकॉर्ड ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 ईयर्स। ये वाला रिमूव कर दिया गया, अब इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, कंडीशन रिमूव कर दी गई है। तो अभी आर्टिकल की ऑथराइजेशन होनी चाहिए, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, और ये 74% से वोटिंग पावर एक्सीड नहीं करनी चाहिए, और ये डी वाला क्लॉज हट चुका है। इसके बाद क्या आता है, कंपनी हैज़ नॉट डिफॉल्टेड, कंपनी ने डिफॉल्ट ना किया हो, किसमें, इन फाइलिंग स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड एनुअल रिटर्न। फाइनेंशियल स्टेटमेंट 137 में और एनुअल रिटर्न 92 में। फॉर द 3 फाइनेंशियल ईयर्स इमीडिएटली प्रीसीडिंग द फाइनेंशियल ईयर इन विच इट डिसाइडेड टू इशू सच शेयर्स। जिस भी ईयर में, इस ईयर में अगर डिफरेंशियल वोटिंग राइट वाले शेयर्स इशू करने का सोच रही है कंपनी, तो इससे पिछले 3 सालों तक कंपनी ने 2 डिफॉल्ट ना किए हों। कौन कौन से 2 डिफॉल्ट, एक तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाला, और एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट की फाइलिंग में, और एक एनुअल रिटर्न की फाइलिंग में। ओके नेक्स्ट, ये कहता है द कंपनी हैज़ नो सबसिस्टिंग डिफॉल्ट। सबसिस्टिंग मतलब
एग्जिस्टिंग डिफॉल्ट, अभी कोई डिफॉल्ट, द कंपनी हैज़ नो सबसिस्टिंग डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ अ डिक्लेयर डिविडेंड टू इट्स शेयर होल्डर्स, शेयर होल्डर्स को कोई डिविडेंड डिक्लेयर किया हो, उसकी पेमेंट ना की हो तो वो डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए। पहला पॉइंट ये हो गया, पेमेंट ऑफ डिक्लेयर डिविडेंड टू इट्स शेयर होल्डर्स। या फिर रीपेमेंट ऑफ इट्स मैच्योर डिपॉजिट, ये डिपॉजिट की पेमेंट्स में, और रिडम्पशन ऑफ इट्स प्रेफरेंस शेयर्स और डिबेंचर्स, प्रेफरेंस शेयर्स और डिबेंचर्स के रिडम्पशन में, दैट हैव बिकम ड्यू फॉर रिडम्पशन, और पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन सच डिपॉजिट डिबेंचर और पेमेंट ऑफ डिविडेंड। तो ये ओवरऑल क्या बात कह रहा है कि कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेरेशन में डिफॉल्ट ना किया हो, डिपॉजिट की रीपेमेंट में डिफॉल्ट ना किया हो, प्रेफरेंस शेयर्स और डिबेंचर्स की रिडम्पशन में डिफॉल्ट ना किया हो, और अब मैच्योर डिपॉजिट पे इंटरेस्ट की डिफॉल्ट ना की हो, प्रेफरेंस शेयर्स पे डिविडेंड की डिफॉल्ट ना की हो, और डिबेंचर्स पे भी इंटरेस्ट की डिफॉल्ट ना की हो। डिपॉजिट और डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट की और प्रेफरेंस शेयर्स पे डिविडेंड की, ये डिफॉल्ट ना की हो, ये एग्जिस्टिंग डिफॉल्ट नहीं होनी चाहिए, इसको ठीक करना पड़ेगा, तभी जाके डिफरेंशियल वोटिंग राइट की शेयर्स इशू कर सकती है कंपनी। इसके बाद अगली कंडीशन क्या है, इसके बाद कहते हैं द कंपनी हैज़ नॉट डिफॉल्टेड इन पेमेंट ऑफ डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स और रीपेमेंट ऑफ एनी लोन फ्रॉम पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और स्टेट लेवल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और शेड्यूल्ड बैंक that has become repayable or interest payable thereon dues with respect to statutory payment relating to employees। इसमें सिंपल ये बात कहता है कि कंपनी ने डिफॉल्ट ना किया हो, किस लिए, प्रेफरेंस शेयर्स के डिविडेंड में, किसी लोन के रिपेमेंट में जो कि उसने पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लिया हो, या फिर किसी स्टेट लेवल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लिया हो, या फिर किसी शेड्यूल्ड बैंक से लिया हो, और उसके इंटरेस्ट में भी डिफॉल्ट ना किया हो। तीन बातें हो गई यहाँ पे। तीन बातें क्या, प्रेफरेंस शेयर्स के डिविडेंड में, और टर्म लोन जो पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लिया है, या फिर स्टेट लेवल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लिया है, या फिर शेड्यूल्ड बैंक से लिया है, ये हो गया। इसके बाद कहता है कि कोई स्टैचुरी पेमेंट की डिफॉल्ट ना की हो, जैसे ग्रेजुटी बोनस की रिलेटिंग टू इट्स एम्प्लॉयज टू एनी अथॉरिटी, या फिर उसने दूसरा क्या डिफॉल्ट है, क्रेडिटिंग द अमाउंट इन द इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, इस इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड में अमाउंट क्रेडिट करने में डिफॉल्ट ना किया हो, तब जाके कंपनी शेयर्स इशू कर सकती है डिफरेंशियल वोटिंग राइट वाले। और अगर किया है तो इसके लिए क्या कहता है कि प्रोवाइडेड ए कंपनी में इशू इक्विटी शेयर विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट अपॉन एक्सपायरी ऑफ 5 ईयर्स। अगर कंपनी ने इनमें से कोई भी डिफॉल्ट किया हुआ है, तो अगर यहाँ डिफॉल्ट किया है तो इसके बाद जहाँ भी कंपनी उसको ठीक करेगी डिफॉल्ट को, यहाँ पे कर दिया तो उसके बाद 5 साल के बाद इशू कर सकती है डिफरेंशियल वोटिंग राइट के शेयर्स। लास्ट कंडीशन क्या कहता है, द कंपनी हैज़ नॉट बीन पेनलाइज्ड बाय कोर्ट, कोर्ट और ट्राइब्यूनल ने कंपनी को पेनलाइज ना किया हो ड्यूरिंग द लास्ट 3 ईयर्स। 3 ईयर्स का, इस ईयर में अगर मैं डिफरेंशियल वोटिंग राइट के शेयर्स इशू कर रहा हूँ तो इससे लास्ट 3 ईयर्स तक पेनलाइज ना किया हो कोर्ट और ट्राइब्यूनल ने। किस लिए, फॉर कमिटिंग एनी ऑफेंस अंडर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934, द सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया 1992, सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999, या किसी और स्पेशल एक्ट में इनमें पेनल्टी ना लगी हो कोर्ट के थ्रू। तो ये थी हमारी कंडीशन, सारी कंडीशंस। नंबर 1 क्या थी, आर्टिकल में ऑथराइजेशन होना चाहिए। नंबर 2 क्या थी, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, और अगर लिस्टेड कंपनी है तो पोस्टल बैलेट के थ्रू जाएगा। ये 74% हो चुका है और शेयर कैपिटल की जगह वोटिंग पावर आ गया है। अब डी क्लोज हट चुका है, 3 4 ये हो गया, अब 5 ये कंपनी की डिफॉल्ट नहीं होनी चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट में और एनुअल रिटर्न में। सबसिस्टिंग यानी एग्जिस्टिंग डिफॉल्ट नहीं होनी चाहिए कंपनी की, 5 ये। और 6th कंपनी ने डिफॉल्ट ना किया हो
प्रेफरेंस शेयर्स पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लिया है जो उसमें स्टैचुरी पेमेंट्स में और इन्वेस्टर एजुकेशन और प्रोटेक्शन फंड में। इसके बाद कर सकती है कंपनी, लेकिन जब उस डिफ़ॉल्ट को गुड कर देगी कंपनी, ठीक कर देगी, उसके 5 साल के बाद डिफरेंशियल वोटिंग राइट वाले शेयर्स इशू करेगी कंपनी। फिर कंपनी को पेनल्टी ना लगी हो कोर्ट और ट्राइब्यूनल के द्वारा इन एक्ट्स में ऑफेंस करने की वजह से। ये थी हमारी कंडीशंस। इसके बाद क्या कहता है कि कंपनी शैल नॉट कन्वर्ट इट्स एग्जिस्टिंग शेयर कैपिटल इक्विटी शेयर कैपिटल विद वोटिंग राइट इनटू इक्विटी शेयर्स विद कैरिंग डिफरेंशियल वोटिंग राइट। तो इक्विटी शेयर कैपिटल कंपनी की जो वोटिंग राइट वाली है, कंपनी उसको कन्वर्ट नहीं कर सकती डिफरेंशियल वोटिंग राइट वाले में, एंड वाइस वर्सा। तो और डिफरेंशियल वोटिंग राइट वालों को इक्विटी शेयर्स में भी विद वोटिंग राइट में भी कन्वर्ट नहीं कर सकती। इसके बाद क्या कहता है, इक्विटी शेयर्स विद डिफरेंशियल राइट एंजॉयज ऑल अदर राइट्स सच एज कौन कौन से बोनस राइट शेयर्स विद द होल्डर ऑफ इक्विटी शेयर्स आर एंटाइटल्ड। तो इक्विटी शेयर्स विद वोटिंग राइट जो बेनिफिट्स एंजॉय करते हैं, जो राइट्स एंजॉय करते हैं, वही डिफरेंशियल वोटिंग राइट वालों को भी मिलेगा। जैसे बोनस शेयर्स उनको भी मिलेंगे, राइट शेयर्स इनको भी मिलेंगे। तो ये सब बेनिफिट्स राइट्स मिलेंगे। लास्ट क्या कहता है, रजिस्टर मेंटेन करना होगा। अगर कंपनी डिफरेंशियल वोटिंग राइट के शेयर्स इशू करती है तो कंपनी को सेक्शन 88 में जो रजिस्टर मेंटेन करना पड़ता है वो मेंटेन करना पड़ेगा, और उसमें रेलेवेंट पर्टिकुलर्स भी आएंगे विद द डिटेल्स ऑफ शेयर होल्डर जिनके पास डिफरेंशियल वोटिंग राइट है। ये था हमारा इक्विटी शेयर्स के कंडीशंस जो कि रूल 4 बताता है सेक्शन 43 का विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट। थैंक यू।